जब वन तूफान आने वाला है। नौकरानी सोनी दीदी क्या मैं मंदिर के केवाड़ बंद कर दूं कहीं बिल्ली न अंदर चली जाए। सोनी नहीं साहिबा अभी मत करो, मैंने अभी माथा टेकने जाना है। इतना कहते हुए सोनी विकास की तरफ गई और बोली कि मैं माथा टेक लूं तब तक तुम क्लाइंट से बात कर लो, तब तक फिर देखते हैं कि केस कितना मजबूत बनता है। सोनी पेशे से वकील होती है और विकास उसका दुश्मन भी और उसका दोस्त भी होता है। सोनी की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली होती है, पर कुछ वजह या फिर कुछ अपनों की वजह से जिस वजह से उसे अपनों से दूर रहना पड़ रहा है। विकास तुम फिक्र मत करो, मैं क्लाइंट से बात करता हूँ। इतना बोलते हुए विकास मुड़ जाता है और सोनी भी घर में मंदिर की मुट्ठी है तो देखती है कि साहिबा मंदिर से बाहर आ रही होती है और पसीने से लथपथ होती है और अपने हाथ उसने छुपाए होती हैं। सोनी क्या हुआ साहिबा, इतनी डरी हुई क्यों? वो क्या है मंदिर में जो तुम इतना डर गई? नौकरानी नहीं दीदी कुछ नहीं, बस वो तो मैं चूहा देखकर डर गई। आप जाओ माथा टेक लो, फिर आप केवाड़ बंद कर देना क्योंकि मैं रसोई में जा रही हूँ। इतना कहते हुए साहिबा रसोई की तरफ भाग गई। सोनी इतना अजीब बेहव क्यों कर रही थी? साहिबा कुछ तो बात है, लेकिन क्या? चलो अंदर जाकर देखती हूँ। जब सोनी रूम के अंदर जाती है तो वहां पर बहुत अंधेरा होता है। अरे इतना अंधेरा क्यों है? सोनी लाइट चलाते हुए बोलती है कि साहिबा ये लाइट क्यों नहीं चल रही, इतना अंधेरा क्यों है? नौकरानी दीदी बल्ब उड़ गया है, शायद अभी तो चल रही थी फिर अचानक कैसे बंद हो सकती है। सोनी आगे बढ़ती है, फोन की लाइट लगाकर और माथा टेक कर बाहर आती है तो वहां पर विकास उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। तो सोनी उससे से पूछती है कि क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तो विकास उसकी फोटो खींचकर उसे दिखता है। सोनी फोटो देखकर घबरा जाती है और बोलती है कि ये कैसे लग गया, मैंने कभी सिंदूर कमरे में लगा ही नहीं, तो कहाँ से आया ये? विकास कोई बात नहीं सोनी, इतना घबरा क्यों रही हो? मंदिर में सिंदूर होता है, लग गया फिर क्या हुआ? सोनी नहीं विकास, मेरे मंदिर में सिंदूर नहीं होता, मैं रखती ही नहीं हूँ, फिर कहाँ से आया? और फिर वो अपने माथे से पागलों की तरह सिंदूर पोंछने लगी और जब वो हाथ देखती है कि उसके हाथ लाल हो जाते हैं और वो बड़बड़ाने लगती है और कहती है कि मैंने आपका बेटा नहीं मारा, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, प्लीज़ मुझे कुछ मत कहो प्लीज़। और सोनी रोने लग जाती है और पागलों की तरह सिंदूर साफ करती है पर सिंदूर साफ नहीं होता। विकास सोनी क्या हुआ, क्या बोल रही हो तुम? कोई नहीं है, मैं हूँ, बस तुम रुको, मैं ये सिंदूर साफ कर देता हूँ, तुम बैठो मैं करता हूँ साफ। सोनी रोने लग जाती है और विकास उसके आगे आ जाती और उसका सिंदूर साफ करने लग जाता है। तभी कोई अनजान शख्स उनको देख रहा होता है, दूर से पता नहीं लगता कि विकास सिंदूर साफ कर रहा होता है या सिंदूर लगा रहा होता है। विकास सिंदूर साफ कर देता है पर बेनुमा सा लगा रहता है, जिस बारे में विकास सोनी को नहीं बताता। और तभी पीछे से आवाज आती है कि सर यही वो लड़की सोनी है जिसने मुझसे 1 करोड़ की रिश्वत ली है। विकास पीछे मुड़ता है और सोनी भी उस शख्स को देखती है और बोलती है सरताज तुम? सरताज मैंने आपसे कहा था ना सर कि मिस सोनी मुझे बहुत आचे से जानती है, आप चाहे तो इनकी बैंक डिटेल्स भी चेक करवा सकते हैं, इन्होंने मुझसे 1 करोड़ की रिश्वत ली है। इंस्पेक्टर सॉरी मिस सोनी, मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। सोनी क्या बकवास कर रहे हो सरताज, तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो? इंस्पेक्टर चलिए मैडम, आपको पता है हम कौन है? इंस्पेक्टर विकास सोनी ये वही क्लाइंट है जिससे मैं तुमको मिलाना चाहता था। सोनी क्या सरताज तुम्हारा क्लाइंट है? सरताज तुम कब आए? इंस्पेक्टर चलिए मैडम प्लीज। सोनी उनके साथ चलने लगती है और विकास देखता ही रह जाता है जब सरताज जाने लगता है और बोलता है कि अब तुम्हारी पत्नी नहीं बच पाएगी, मुझे धोखा देकर तुम्हारे साथ शादी रचा ली, तुम दोनों कभी भी एक नहीं होने दूंगा। इतना कह सरताज चला जाता है और विकास सोचने लग जाता है कि ये क्या बोलकर चला गया। इतना सुनकर विकास भागता हुआ सोनी के पास गया। सोनी ये कौन है, कहाँ से आया है और तुम कैसे जानती हो इसे? सोनी ये तेज है, मेरा है, जिसे कोई नहीं छीन नहीं सकता, तुमको बताया था मैंने, याद करो। विकास ये बहुत बड़ी साजिश है, तेज क्यों बदल गया मुझे नहीं पता, पर तुम्हें पता करना होगा, सोनी धीरे से विकास को कहती है। तभी अचानक उनके आगे कोई आ गई। सोनिया तुम यहाँ? सोनी चौंक कर बोली। सोनिया तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सोनी कि तुम ऐसा करोगी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है। सोनी तो सब तुम्हारा क्या धरा है? सोनिया इसे कहते हैं खून का असर, एक कान करे तो दूसरा पहचान ले, तू सच में मेरी रियल सिस्टर है, पर क्या करूं, मैं भी तो तुम्हारी रियल एनिमी हूं। सोनी
इतना तो मुझे पता था कि तुम कुछ तो करोगी। वो चांटा बहुत जोर से लगा था न तुम्हारे गाल पर। ये नहीं पता था कि तुम तेज को ही मेरे खिलाफ। सोनिया देखा तुमने, तुम्हारी बहन कितनी होशियार है, जो तुम सोच भी नहीं पाई वो मैंने कर भी दिया। इतना कहकर सोनिया चली गई। सोनी, विकास मैंने कहा था ना तुमको कि अगर सोनिया चुप है तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो देख लिया आप। मेरी बहन है, अच्छे से जानती हूँ इसे, बहुत जहर है इसके अंदर। मेरे खिलाफ केस तुम लड़ोगे। विकास तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जानती भी हो क्या बोल रही हो? सोनी, जेल में मिलने आना, सब कुछ बता दूंगी। बाय जाती हुई सोनी तेज की तरफ देखती हुई आंखें नम करती हुई अपनी आंखें झुका लेती है। 2 दिन बाद कोर्ट में केस की तारीख थी। देशद्रोही का केस था, कोई छोटा केस नहीं था, और खुद का केस वो खुद लड़ रही थी और उसके खिलाफ विकास ही था। कोर्ट लगा, सवाल जवाब हुए पर कोई नतीजा नहीं मिला। 10 तारीखें बीत चुकी थी, 6 महीने ऐसे ही निकल गए। सोनी पिछले 6 महीने से जेल में ही थी। आज आखिरी तारीख थी और बहुत घबराए हुए थे। सोनी खुद भी डरी हुई थी आज, पर भरोसा था उसे कि वो नहीं बचेगी। आज उसे सजा होकर ही रहेगी। कोर्ट लगा आज फिर विकास ने जवाब सवाल करने शुरू हुए। विकास, मिस सोनी आप सच बताकर अपना और हमारा टाइम बचा सकती है। माय लॉर्ड मिस अपराधी है, इन्होंने एक आतंकवादी को भगाया और उनसे रिश्वत भी ली, जो ये बैंक स्टेटमेंट है। अपराधी सोनी को सजा सुनाई जाए। सोनी, हमारे खिलाफ अभी पुख्ता सबूत नहीं मिला, अभी तक बैंक की स्टेटमेंट सच नहीं है। पिछले 6 महीनों से हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि पैसे कहाँ से आए। हाँ, हम मानते हैं हमने गलती की, एक आतंकवादी को भगाया, पर पैसों के लालच में, बल्कि एक मोह में। मैं नहीं जानती कि सरताज ने झूठ क्यों बोला, मैं नहीं जानती वो ही सरताज दोबारा कभी कोर्ट में क्यों नहीं आया। पर माय लॉर्ड, वो जो एक खूंखार आतंकवादी था वो आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने दोबारा अपराधी दुनिया में पैर नहीं रखा। मेरे झूठ ने देश को धोखा जरूर दिया है, पर एक आदमी को जिंदगी और सही राह भी दी है। सब सोनी की बातें सुनकर चुप हो गए। केस सोनी के हक में होने वाला ही था कि सोनिया बोल पड़ी। सोनिया, अगर कोर्ट इजाजत दे तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जज, आप जो कहना चाहती हैं वो कटघरे में आकर कहिए। सोनिया, मैं नहीं जानती कि मेरी बहन सच बोल रही है या झूठ, पर एक रास्ता है जिससे सच पता लग सकता है और मेरी बहन रिहा हो सकती है। क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती और न ही झूठ लिखती है, इसलिए वो पर्सनल से पर्सनल बातें अपनी डायरी में लिखती है और ये आदत इसे बहुत पुरानी है। इसलिए उसकी डायरी 3 नंबर 1999 है, इसमें सोनी के बारे में पता लग जाएगा। विकास, 1999 बहुत पुरानी डायरी हो जाएगी, लेकिन ये तो कुछ ही समय के पहले की बात है। सोनिया सर, सोनी अपनी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल बातें 1999 डायरी में लिखती है, तो हमें उसी में से जवाब मिलेगा। इतना सुनते ही सब सोनी की तरफ देखने लगते हैं और सोनी डायरी लाने से रोक देती है। विकास, तो माय लॉर्ड, हमें फाइनली सबूत मिल ही गया और हम चाहते हैं कि मिस सोनी हमें अपनी डायरी का पता दे और कोर्ट विकास में जल्दी से जल्दी डायरी पेश की जाए। अब सोनी की डायरी ही सोनी का पर्दाफाश करेगी। सोनी, नो माय लॉर्ड, वो मेरी बहुत ही पर्सनल डायरी है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो कि सबूत बन सके। मैं मेरी पर्सनल लाइफ को कोर्ट में लाने की इजाज़त नहीं देती और किसी को भी ये हक नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी करे या उसे सबूत की तरह कोर्ट में पेश करे। जज, हम आपकी पर्सनल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, पर कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। आप अपना गुनाह मान नहीं रही और कोई सबूत मिल नहीं रहा, हम कोर्ट का समय जायज नहीं जाने दे सकते, इसलिए प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी लाइफ को पूरी तरह से निजी रखेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। सोनी, एक सर, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरा पहले भी डायरी को लेकर हंगामा हो चुका है, मैं अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं चाहती। कुछ कैसे राज हैं सर, जो खुल जाएंगे तो मैं डायरी आपके पास खुद लाऊंगी, ये मेरा वादा आपसे। प्लीज़ डायरी लाने की परमिशन न दे। विकास, तो अगर हम आपके बारे में सोचते रहे तो ये केस जिंदगी भर चलता रहेगा। सोनी, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ, मैं एक देशद्रोही हूँ, मैंने एक आतंकवादी को अपने निजी स्वार्थ के लिए भगाया और मेरे वो लगे हुए सारे इल्ज़ाम सच है। मैं अपने गुनाह कबूल करती हूँ, आप मुझे जो सज़ा देंगे मैं स्वीकार करती हूँ। इतना सुनते ही सारा कोर्ट शांत हो गया, जैसे कि वहां कोई हो ही न। विकास अचानक चक्कर खाकर गिर जाता है। जज भी सोनी की तरफ देखने लगता है और सोनिया के फेस पर खुशी और उदासी दोनों ही थी। परिवार के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई हो, सब और शांति हो जाती है। ये सुनकर तभी सोनी अपना सिर झुकाए हुए बोलती है, माय लॉर्ड, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी डायरी सेफ रहे। विकास, आप जो बोल रही हैं क्या वो सोचकर बोल रही हैं? सोनी, जी हाँ। विकास, क्या आप जानती हैं कि आपके इस कबूलनामे की वजह से आपको आजीवन जेल हो सकती है और आप फिर कभी खुद सही साबित नहीं कर पाएगी। सोनिया,
जज साहब, मेरी बहन झूठ बोल रही, आपकी उसकी डायरी जरूर मंगवाए। मुझे पता है सोनी तुमको प्रॉब्लम होगी, पर मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगी। उस डायरी में सब सच होगा। सोनिया की ये बात सुनकर जज बोला, जज, जब मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो अब कोर्ट डायरी पर विचार नहीं करेगी। अगर आपकी बहन है तो आप उसके मन की बात क्यों नहीं समझ पा रही? मुजरिम सोनी बहुत अच्छी वकील रह चुकी है और बहुत ऐसे काम देश के लिए कर चुकी है जो कि शायद कोई कर पाए। हम मानते हैं कि सोनी ने एक ऐसा काम किया जो कि कानून की नज़रों में अपराध, पर इंसानियत के नाते ये सही था। सोनी के आगे मुजरिम नहीं लगाया जाएगा। ये बात साबित हुई है कि सोनी ने एक मुजरिम को, एक आतंकवादी को भगाया, पर यह भी सच है कि उसी अपराधी ने दोबारा कोई भी खतरनाक काम नहीं किया और न ही किसी गिरोह में गया। अगर सोनी ने उसे भगाकर जुर्म किया है तो उसी जुर्म ने एक आदमी की लाइफ सही की है। इस बात के लिए कोर्ट सोनी का शुक्रगुजार है। सोनी के ऐसे काफ़ी कामों के जो देश के लिए है, उस नाते सोनी को सज़ा 5 साल की होगी। हम जानते हैं कि कुछ लोग इस पर ऐतराज कर सकते हैं, तो उनके लिए ये जजमेंट है कि सोनी ने और क्या अपराध किए यह साबित नहीं हुआ, और ये भी साबित नहीं हुआ कि सोनी उस आतंकवादी को पैसों के लिए भगाया या किसी और कारण से। सोनी सजा सिर्फ सोनी के कबूलनामे पर हुई है, जो सोनी का प्लस पॉइंट रहा। इसलिए कोर्ट ये फैसला करती है कि सोनी को 5 साल की सजा सुनाई जाती है और पुलिस अच्छे व्यवहार से सोनी के साथ पेश आए और सोनी का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। अपनी 5 साल की सजा के बाद सोनी चाहे तो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकती है। द कोर्ट इज अर्जेंट। इतना कहकर जज चला जाता सभी खड़े हो जाते हैं और सोनी के परिवार की आंखें नम होती हैं। पुलिस सोनी के पास आती और उसे हथकड़ी लगा देती है, जिससे सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। सोनी, इंस्पेक्टर, मुझे विकास से कुछ बात करनी है प्लीज। इंस्पेक्टर ने ओके में इशारा किया और सोनी विकास के पास गई और बोली, एक मेरे लास्ट काम कर दो प्लीज, तुम्हारा एहसान होगा। विकास, और क्या कुछ करूं अब तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारे कहने पर ही मैंने ये केस तुम्हारे खिलाफ लड़ा है। और क्या चाहती हो तुम? अब केस हार गई न तुम? अब नहीं, बल्कि जानबूझकर हारी हो। क्या हो जाता तुमको अगर डायरी आ जाती? तो ऐसे कौन से राज थे उसमें जो सोनी विकास के मुंह पर हाथ रख देती है और बोलती है, कुछ राज ही रहे तो अच्छी बात है। विकास, तुम क्यों कर रही हो ऐसा यार? क्या करूं अब मैं? तुम ही बताओ। सोनी, देखो तुम बस घर जाकर में 2 डायरियां हैं वो लाकर अपने पास रख लेना, पर उनको पढ़ना वरना बर्बाद हो जाओगे तुम। विकास, बर्बाद तो मैं हो ही चुका हूँ। रही बात डायरी लाने की तो वो मैं ले आता हूँ, तुम फिक्र मत करना। तुम्हारा विश्वास है मुझ पर, उसे बरकरार रखूंगा, पर ये 5 साल की सजा बहुत ज्यादा है। सोनी, भूल जाओ इन बातों को प्लीज और खुद के फ्यूचर पर ध्यान दो। डायरी ला कर खुद के पास रख लेना, तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर। इतना कहते हुए सोनी की आंखें नम हो गई। देखो, आज मेरे आंखों में आंसू आ ही गए। तुम देखना चाहते थे न, तो आज देख लो। विकास, ये आंसू मुझे बहुत चुभ रहे हैं आज। सोनी, इतना सुनते हुए सोनी पुलिस वालों के साथ चल पड़ी। विकास उसकी तरफ देखता ही रह गया। बड़े पापा, तुम पर भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सब झूठ है, हम जानते हैं। तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। सोनी, आप लोगों के लिए तो मैं पहले ही मर चुकी थी, समझ लेना। आज मेरी लाश आपको मिली है और इसका क्रियाकर्म कर दिया का। इतना कहते हुए सोनी बाहर चली गई। इंस्पेक्टर, आपने किसी और से मिलना है तो मिल लीजिए, क्योंकि फिर तो हम आपको 3 दिन बाद ही मिला सकते हैं। सोनी, मुझे किसी से नहीं मिलना अब। इतना कहकर सोनी आगे बढ़ने लग जाती है कि तभी सोनिया उसके आगे आ जाती है और बोलती है कि तुम मुझसे मिली ही नहीं बहना। क्या हुआ, मुझसे मिलने का मन नहीं था क्या? वो भूल गई होगी हाथों के दर्द की वजह से, क्योंकि लोहे की चूड़ियां पहली बार पहनी न, इसलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे इन चूड़ियों की आदत हो जाएगी, फिर हाथ दर्द नहीं किया करेंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर ने हवालदार को इशारा किया कि हथकड़ी खोल दो, और हवालदार ने हथकड़ी खोल दी। ये देख सोनिया का रंग फीका पड़ गया। इंस्पेक्टर ने सोनी को इशारा किया तो सोनी बोली कि इन हाथों में आज भी उतनी ही जान है, जो कि किसी के मुंह पर पड़े तो गाल लाल हो जाता है। और दर्द तो मुझे हुआ वैसे, क्योंकि जो खेल तुमने खेला उसमें तुम हार गई। कितनी अजीब बात है न, तुम जीत कर भी हार गई और मैं हार कर भी जीत गई, और तुम कुछ कर भी नहीं पाई। ये जो तुमने एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की है न, उससे कुछ नहीं होगा अब। सोनिया, तुमको भी ये लोहे की कड़ियां जल्दी पड़ेगी, क्योंकि आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इतना कह सोनी इंस्पेक्टर के साथ चल देती है और सोनिया हाथ मरोड़ते हुए खड़ी रह गई। सोनी को जीप में बिठाकर जेल ले गए और ये बात पूरे मीडिया में छा चुकी थी। हर न्यूज़ चैनल पर सोनी की खबर आ रही होती है। सोनी एक देशद्रोही है। सोनी को 5 साल की सजा हुई है।
सोनी ने अपने सारे गुनाह कबूल किए। क्या है सोनी की डायरी का सच? ऋषि, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा सोनी, पैसों के लिए इतना गिर गई तुम। सब घर पर बैठकर सोनी की जिंदगी का तमाशा देख रहे थे। विकास सोनी के घर जाता है और वहां से सारी डायरिया उठाकर अपने साथ ले जाता है और मंदिर के केवाड़ खोलकर घर को बाहर से ताला लगा देता है और चाबी अपने साथ ले जाता है। इधर घर पर सब ये सोचते हैं कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। बड़े पापा, सोनी ने डायरी लिखनी बंद कर दी थी तो उसने दोबारा डायरी कब लिखनी स्टार्ट की और इस बारे में सोनिया ने हमें क्यों नहीं बताया? सभी बड़े बैठकर यही सोच रहे थे। भाई अलग से बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि सोनी डायरी लिखती है, तो इस बारे में सिर्फ संतोष को पता था, तो फिर सोनिया को कैसे पता लगा? और इस बारे में सोनी ने डायरी में कुछ लिखा ही नहीं था, तो फिर कैसे और क्यों रोका सोनी ने कोर्ट में? संतोष, मुझे लगता है कि तो कोई झोल है भाई। रिश्वत तो सोनी ने नहीं ली, तो फिर उसने कबूल क्यों किया? और सोनिया उसके फेवर में थी या उसके खिलाफ? चट्टू, वजह थप्पड़ थी। संतोष, हमें सोनिया से बात करनी चाहिए कि उसने डायरी का जिक्र क्यों किया। सुशील, तुम सही कह रहे हो, हमें सोनिया से बात करनी चाहिए। तभी सोनिया आ जाती और अपने जूते उतार कर अंदर आ जाती है, अपने रूम में चली जाती है, तो उसके पीछे दोनों भाई आ जाती हैं। सोनिया, अरे क्या बात है भाई, आप मेरे पीछे ही आ गए? मैं भी अभी ही आई थी। कुछ जरूरी काम था क्या आज आपको, जो आप दोनों एक साथ? संतोष, हाँ तुमसे कुछ बात करनी थी। तभी सुशील बोलता है कि सोनी डायरी लिखती थी, ये बात तो हम में से किसी को नहीं पता थी, तो तुमको कैसे पता लगी? हाँ, ये बात तो सोनी ने मुझे खुद बताई थी कि भाई मैं डायरी लिखती हूँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें, संतोष ने कहा। तो सोनिया, तुम्हें कैसे पता इस बात के बारे में? संतोष ने पूछा। सोनिया, भाई मुझे तो बस यूं ही पता लग गया। वैसे सच बतायूं तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो बस यूं ही कहा था कोर्ट में कि सोनी सच बता दे। इतने दिनों से केस चल रहा था, पूरा परिवार सोनिया के पीछे खड़ा था और वो बोले कि तुमने इतनी बड़ी बात यूं ही कह दी। सोनिया पीछे मुड़ती है और बोलती है कि हाँ पापा, मैं नहीं जानती थी ऐसा कुछ हो जाएगा। माँ, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें सब पता था, तुमने हमें नहीं बताया। तुम्हारी वजह से सोनिया आज हमसे ज्यादा गैरों पर विश्वास करती है। सोनिया, ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप गलत समझ रही हैं। पापा, तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से सोनी को 5 साल की सजा हो गई है। क्या तुम नहीं जानती थी कि सोनी अपनी डायरी किसी को नहीं देती? पहले भी ये सब कुछ हो चुका है न, तो तुमने क्यों कहा वहां पर डायरी के बारे में? पापा गुस्से में बोलता है। सोनिया डर जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इतना सुनते ही संतोष सोनिया के थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि झूठ क्यों बोल रही हो तुम। इस बात पर सोनिया को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि इसी थप्पड़ की वजह से सोनी जेल में है, बस इसी थप्पड़ की वजह से। इतना सुनते ही सब चौंक गए। सोनिया फिर बोलती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर कोई मुझ पर हाथ उठता रहता है। समझ गए आप लोग, और मैं कोई सोनी भी नहीं हूँ जो घर से चली जाऊंगी, मैं सोनिया हूँ। सोनी को तो 5 साल की सजा हो गई, अब खुद बचे रहो, मुझे तंग मत करो। माँ, अच्छा तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि कोई तुम पर हाथ उठाए तो तुम उसे जेल करवा दोगी? माँ ने गुस्से में कहा। एक थप्पड़ के लिए तुमने उसे 5 साल की जेल करवा दी। इतना कहते ही सोनिया को माँ ने थप्पड़ मार दिया। चल मुझे करवा जेल, अब करवा मुझे जेल, करवा अब मुझे जेल, माँ जोर से चिल्लाती है। सुशील माँ को संभालता है और बोलता है कि छोटी माँ संभालो खुद को, हम सोनी को छुड़वा लेंगे, आप चिंता मत करो प्लीज। इतना कहकर सभी सोनिया के रूम से बाहर चले जाते हैं। इधर विकास खुद को संभाल नहीं पाता और ड्रिंक स्टार्ट कर देता है और सोनी की लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने लगता है। और कविता इस तरह होती है। तन्हाइयों में दिन कैसे गुजरे पता किसे चला, जिंदगी को बर्बाद किया तुमने, हमसे हक ये छीना। तन्हाइयों में दिन कैसे गुजरे पता किसे चला, वन जिससे कि नफरत हमने उसे गले लगाया, खुद को मारना चाहा पर तुमको भूल न पाया। तन्हाइयों में दिन कैसे गुजरे पता किसे चला, टू तेरी जिद के सामने हम कुछ भी नहीं, कैसे कहे अब तेरे बिन जीना नहीं। तन्हाइयों में दिन कैसे गुजरे पता किसे चला। 3 तुमने की मनमर्जी अपनी हमको पीछे छोड़ा, कैसे बताए तुझे हमने क्या खोया क्या पाया। तन्हाइयों में दिन कैसे गुजरे पता किसे चला, जिंदगी को बर्बाद किया तुमने, हमसे हक ये छीना। तन्हाइयों में दिन कैसे गुजरे पता किसे चला। इस कविता को पढ़ता हुआ विकास बहुत रोता है और वो पहले पहरा जिससे कि नफरत हमने उसे गले लगाया, खुद को मारना चाहा पर तुमको भूल ना पाया, मैं वो दिन याद करता है जिसमें वो सोनी से बहुत झगड़ता और उससे सोनी से नफरत करता था, पर अब उसी के गले लगकर रोना चाहता था। विकास इस पहरा में शराब पीते हुए खुद की जान लेने वाला था कि तभी उसे सोनी का रोता हुआ चेहरा याद आ जाता है और वो वहीं पर चाकू और शराब की बोतल फेंक देता है।
इस कविता के दूसरे पहरा में तेरी जिद के सामने हम कुछ भी नहीं, कैसे कहे अब तेरे बिना जीना नहीं। इस पहरा में विकास सोनी की वो बात याद करता है जिसमें सोनी कहती है कि मेरे खिलाफ तुम केस लड़ना। इस बात को याद करने वो बहुत पछताता है और फिर सोनी की फोटो को गले लगा कर रोने लगता है और कहता है कि तेरे बिना जीना नहीं, पर ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं। कविता के तीसरे पहरा में तुमने की मनमर्जी हमको पीछे छोड़ा, कैसे बताए तुझे हमने क्या पाया क्या खोया। इसमें विकास सोनी की डायरी वाली बात को याद करता है और उस पल को याद करता है जब उसे जज ने 5 साल की सजा सुनाई और सबके लिए जैसे दुनिया और धरती जैसे थम सी गई। वो न चाहते हुए भी वो पल बार बार याद आ रहा था उसे। यही हालत कुछ सोनी की भी थी, पर वो विकास को नहीं बल्कि सरताज को याद करके रो रही थी। वो उन पालों को याद करके रो रही थी जो उसने कभी सरताज के साथ बिताए थे। इसी पहरा में सोनी वो पल याद करके रोती जब कोर्ट में बार बार सरताज को आतंकवादी बोल रहे थे। वो पल सोनी को बहुत तंग कर रहा था। सोनी अपने कानों पर हाथ रखकर सिर को अपने घुटनों पर रखकर रो रही थी कि वो सरताज के वो हसीन पलों में खोने वाली थी कि तभी जेलर अंदर आ जाता है और सोनी को कहता है कि मैडम। तभी सोनी अपनी आंखों को साफ करके मुंह ऊपर करती है और जेलर से कहती है कि जेलर साहब आप। क्यों मैडम, हम नहीं आ सकते क्या? जेलर ने मुस्कुराते हुए कहा। सोनी, क्यों नहीं आ सकते सर, आपकी ही तो ये सारी जेल है, जहां मर्जी आइए या जाइए। और अब मैं कहे कि मैडम आप जैसे आपकी मुजरिमों के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही मेरे साथ बर्ताव करे। मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। जेलर, कुछ झूठी दलीलों की वजह से आप यहाँ हैं और गलती की वजह से आप यहाँ हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप द ग्रेट एडवोकेट सोनी नहीं हैं। आप आज भी हमारे लिए मैडम ही हैं और हमेशा रहेगी। आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना था, अगर आप बुरा ना माने तो। सोनी, पूछिए, और वैसे सवाल जवाब में टाइम निकल जाएगा, नहीं तो 5 साल निकालने आसान नहीं होंगे। जेलर, सोनिया आपकी सगी बहन है क्या? आपसे इतनी नफरत क्यों करती है वो? इतनी नफरत तो हम अपने दुश्मन से भी नहीं करते। सोनी, ये सब तो कहने की बात है कि जेलर साहब, सच तो यही है कि जब हम किसी से नफरत कर ले तो वो अपना खून और पराया खून नहीं देखती। नफरत वो जहर है सर जो शरीर में चढ़ तो जाता है पर मौत किसी और होती है, क्योंकि नफरत का जहर किसी और को चढ़ता पर मरता कोई और ही है। नफरत करने वालों के लिए नफरत एक नशा है और उस इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ऐसा ही कुछ मेरी सोनिया के साथ हुआ है। वो मुझे अपना दुश्मन बना चुकी है और हर हाल में खत्म करना चाहती है। जेलर, इतनी नफरत क्यों करती है वो आपसे? सोनी, बहुत लंबी कहानी है सर। जेलर, हमारे पास भी टाइम ही टाइम है मैडम, 5 साल बहुत होते हैं। तो कल से आप हमें सब कुछ बताइएगा। आज तो आप रेस्ट करो और खाना आपके लिए मेरे घर से आएगा। इतना कहकर जेलर जाने लगता है और मुस्कुराते हुए सोनी को कहता है कि कल जरूर बताना आप। सोनी उसकी तरफ हैरानी से देखती है। अगली सुबह सबके लिए अलग ही रंग की थी। किसी के लिए ये सुबह सुकून भरी थी तो किसी के लिए ये सुबह उदासी वाली थी, तो किसी के लिए डैक वाली थी। चाय की चुस्की लेते हुए ये सुबह सोनिया के लिए सुकून भरी थी और परिवार की ये सुबह दर्द भरी थी। विकास के लिए ये सुबह उदासी वाली थी। विकास की भाभी अंदर आती है और रूम की हालत देखकर विकास को उठती है। विकास, भैया उठिए, सुबह हो गई है। और ये क्या हालत बना रखी है रूम की आपने? भाभी रूम की सफाई करते हुए बोली। मुझे पता है भैया आप सोनी से प्यार करते हो। इतनी बात सुनते ही विकास उठ जाता है। चौंकिए मत भैया, ये बात मुझे क्या सबको पता है कि आप कितना प्यार करते हैं उससे। और मैं ये भी जानती हूँ कि जो सवाल उस दिन कोर्ट में सोनी ने मुझसे पूछे थे वो आपके कहने पर पूछे गए थे। विकास अपना सिर झुकाकर कहता है, सॉरी भाभी, आपको डेक पहुँचने का इरादा नहीं था मेरा, पर डेक तो मुझे लगा भैया आप मुझे बहुत पसंद करते हो। और मुझे पता है आपने मेरी खुशी के लिए किया, पर ऐसी खुशी किस काम की जो अपनों को दर्द दे? अपने थे ही इसी लायक आप। उनकी चिंता मत करो, आप मेरी भाभी हो और जब तक आपका ये बेटा जिंदा है न भाभी आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और आप तालाक के पेपर पर साइन करो बस। इतना सुनते ही भाभी विकास की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि रोज हिम्मत जुटाती हूँ पर कर नहीं पाती, पर कर दूंगी मैं साइन, पर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। क्या वादा भाभी? विकास पूछता है। आप दोबारा कभी भी शराब नहीं पियोगे वरना मैं साइन नहीं करूंगी। नहीं भाभी, मैं कभी नहीं पीऊंगा, वादा। चलो अब उठ जाइयो और सोनी से मिलायो। इतना सुनकर विकास उठकर बाथरूम में चला गया। इधर जेलर सोनी के पास आता है और हवलदार को कहता है कि ताला खोलो और कहता है कि इसे कभी दोबारा ताला नहीं लगना चाहिए। हवलदार ताला खोल देता है और जेलर सोनी से बोलता है कि लीजिए मैडम, गर्मा गर्म खाना। सोनी, नहीं जेलर साहब, अभी भूख नहीं।
जेल अजीब भूख किसे होती है, भूख तो लगनी पड़ती है, चाहे वो खाने की हो या पैसे की या फिर शोहरत की। आयो जी आयो, पहले एक खाना खाते हैं फिर आपकी स्टोरी सुनेंगे। सोनी, आप क्यों जानना चाहते हैं मेरे बारे में सर? इतना भी खास नहीं है मेरी जिंदगी में कुछ। जेल साहब, जिस लड़की ने एक आतंकवादी को जीना सीखा दिया उसकी जिंदगी अभी भी खास ही नहीं है। आप खाना खाए फिर हमें बताएं प्लीज। इस बात पर सोनी जेल की तरफ देखने लग जाती है और खाना खाने के उठती है और जेलर साहब से कहती है, सोनी सर आप जो जानना चाहते हैं मैं वो सब विस्तार से बताऊंगी, पर एक शर्त पर। जेलर सोनी की तरफ देखने लगता है और जेलर की आंखों में हैरानी थी। सोनी बोलती है कि आप फिक्र न करें, ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जो आपके बस में न हो। बस इतनी विनती है कि आप उसे आतंकवादी न कहे। उसका नाम सरताज है और मेरा वो तेज है जिंदगी का। जेलर, ऐसा क्या लगाव था आपको उससे कि उसके अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी? आप प्लीज मुझे अपने बारे में बताएं। सोनी, मेरे बारे बताने के लिए कुछ खास नहीं है, पर जिंदगी के किस्से बहुत खास हैं। मैंने अपनी लाइफ से जो चाहा वो मुझे मिला। 10 साल की थी जब मैंने 3 अलग अलग फैमिली को जोड़कर एक परिवार बनाया। मेरा परिवार मेरी ताकत थी। हमारे के बच्चे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे, बहुत लगाव था हम सब में। हमारे इस लगाव की वजह थी मैं सबसे लड़ती और अंत में रूठ जाती। फिर क्या था, मुझे मनाने के लिए सब मेरे आसपास रहते। सबकी लाडली थी मैं। कभी कभी तो देर रात हो जाती हम सब बच्चों को। तो एक दिन हमारे घर में बहुत हंगामा हुआ। बड़े पापा, छोटे पापा और पापा में बहुत झगड़ा हुआ। सब मेरे पापा को कसूरवार कहने लगे कि तुमने बेटी को बहुत सर पर चढ़ाया है, इसी वजह से कोई बच्चा भी हमारी बात नहीं सुनता। उस बिगैल की वजह से सब तुम्हारे यहाँ रहते हैं। पापा ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम आज के बाद इन सब के साथ नहीं खेलोगी। बेटा, ये हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार नहीं। क्योंकि परिवार कभी यूं अपनी बच्ची शिकायत लेकर नहीं आता। तुम इनके बच्चों से ज्यादा लगाव रखती हो, इस बात की प्रॉब्लम है इनको। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली और हाँ में सिर हिला दिया। एक हफ्ता हम लोग नहीं मिले, हमारा पापा लोग भी एक दूसरे से नहीं मिले। बैठी हुई माँ से पूछती हूँ कि माँ, क्या शादी के बाद मैं भी अपने बहन भाइयों को भूल जाऊंगी? चौथी इंट्रोडक्शन सोनी की। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? सोनी, सही तो बोल रही हूँ माँ। अब देखो न, बड़े पापा छोटे पापा पापा से बात भी नहीं करते और दादी से मिलने भी नहीं आते, और शादी के पहले तो सब एक साथ रहते थे। ये बात सुनकर माँ दादी की तरफ और दादी माँ की तरफ देखने लगती है। माँ, ऐसा नहीं होता बेटा, शादी के बाद कोई अलग नहीं होता, बस अपने परिवार को पलने पोसने में व्यस्त हो जाते हैं और कुछ नहीं। सोनी, हाँ पर हम तो उनके रिश्तेदार हैं। इतना कहकर सोनी उठने लगती है कि तभी बेहोश हो जाती है। माँ घबरा जाती है और सोनी की सभी बातें बुआ सुन लेती है और दोनों घरों में बताती है। सब सोचने लग जाते हैं कि सोनी ने कहा तो सही है, लेकिन जब सबको पता लगता है कि सोनी बेहोश है तो सब भागे जाते हैं। देखा तो डॉक्टर, सोनी कहता है कि बहुत कमजोरी आ गई है। खाना नहीं खाया था क्या तुमने? अंकल, मन ही नहीं किया, काफी दिनों से अपने भाइयों से नहीं मिली मैं, इसीलिए। पर अब खा लूंगी। वो कौन सा मुझे मिलने आएंगे? तभी पीछे से बड़े पापा बोले, क्यों नहीं आएंगे मिलने, वो टांगे तोड़ दूंगा उनकी अगर वो ना आए तो। गुस्सा था तुझसे इसलिए डांटा था, और हम रिश्तेदार नहीं बल्कि परिवार हैं। इतना कहकर बड़े पापा सोनी को गले लगा लेते हैं। सोनी भी बहुत खुश थी, लेकिन सोनिया को शायद ये प्यार अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर सोनी की दादी सोनी को अपने पास बुलाकर कहती है, तुम न अपने दादा का रूप हो। वो हमेशा कहते थे कि मैं ये परिवार टूटने नहीं दूंगा, और वही हुआ ना। कल हम लोग नए घर में जाएंगे जहां पर हम सब एक साथ रहेंगे। सच दादी, हम सब एक साथ रहेंगे क्या? सच में दादी, फिर तो बहुत मजा आएगा। इतना कहकर सोनी उछलने लगी। यूं ही दिन बीतते गए और अब सोनी 25 साल की हो गई। दोनों बहनें अपने अपने काम में निखर गई और बचपन कहीं खो गया। माँ, सोनी उठ भी जाओ, अब सुबह हो चुकी है। सोनिया के साथ बिल्कुल भी सिर दर्द नहीं, वो उठाकर तैयार होकर चली भी गई और महारानी अभी तक नहीं उठी। सोनी, उठ जा बेटा, 9 बज गए हैं। सोनी, इतना सुनते ही सोनी जल्दी से उठती है और बोलती है कि माँ, 9 बज गए और आपने मुझे उठाया भी नहीं। बाथरूम में जाते हुए बोली, माँ बेटा बहुत उठाया था, पर तुम हो न, सभी काम पर चले गए के? सोनिया भी इतना उठा कर गई है तुमको, पर तो हो कि उठी ही नहीं। सोनी, सोनिया चली भी गई क्या माँ? मैंने उसे कहा भी था कि मेरे साथ चलना। माँ, तुम बहुत जल्दी उठती हो न, जो वो तुम्हारा वेट करती। सोनी, चलो अब बातें क्या कर हो मेरे साथ। माँ, दूध ला दो, मैंने जाना भी, पहले ही लेट हो गई हूँ आपकी वजह से। सोनी ने सिर बनाते हुए कहा।
मैं तो तैयार हूँ, बस आप ही दूध नहीं लाए अभी तक। माँ दूध देने ही वाली थी तभी बुआ आ गई और बोली हाँ हाँ पियो दूध, सुबह भी रात को भी दूध, मोटी हो रही हो इतनी। सोनिया को देखो, सुबह काम करके जाती है, आकर काम करती है और अपने शरीर का ध्यान भी रखती है, और तुम हो कि सारा दिन चरती रहती हो। यहाँ से कोर्ट जाओगे, वहाँ भी बैठ जाओगी, कुछ काम भी कर लिया कर। फिर सोनी दूध का गिलास पकड़ कर कहती है कि बुआ सुबह सुबह तुम महाभारत क्यों शुरू करती हो, और रही काम करने की, तुम तो वो भी नहीं करती, मैं कम से कम कमाती तो हूं ना। माँ सोनी गलत बात, ऐसा नहीं बोलते। सॉरी बोलो बुआ को अभी। सोनी माँ इतनी अच्छी मत बना करो, तुम ये है नहीं इस लायक, और मैं क्यों मांगू सॉरी, और ये लो दूध का गिलास, इन्हें ही पिलाओ। इतना कहकर सोनी बिना कुछ खाए पिए चली गई। बुआ मैं बोल रही हूँ भाभी बहुत सिर चढ़ चुकी है, ये टाइम रहते संभाल लो वरना हाथ से निकल जाएगी। माँ क्या जरूरत थी आपको भी दीदी बोलने की, मोटी इतनी भी नहीं है वो जितना आप बोलते हो उसे। सोनिया अलग है और सोनी अलग। सोनिया रात को 6 बजे आ जाती है लेकिन ये तो लेट आती है। आप प्लीज़ ऐसा ना बोला करे उसे प्लीज़। इतना कहकर सोनी की माँ जाने लगती है कि तभी बुआ बोलती है कि अरे वाह आपके मुंह में भी जुबान आ गई क्या, जाने दो भैया को, फिर कटूँ आपसे बात। इतना कहकर बुआ चली जाती है और माँ रसोई में जाने ही वाली होती है तभी पीछे से सोनी के पापा आवाज लगा देते हैं और सोनी की माँ रुक जाती है। पापा लगता है हमारी बहन फिर से कुछ कर गई है, तभी मुड़ खड़ा हुआ है। माँ नहीं ऐसी बात नहीं है, बस सोनी बिना कुछ खाए पिए चली गई। तभी बुआ आ गई और बोली क्यों भाभी हमारी चुगली कर रही हो भाई से। पापा अरे वो क्यों चुगली करेगी, क्यों गुस्से में हो आज इतना। बुआ देखो ना भाई साहब, सोनी इतनी खरी खोटी सुना कर गई है मुझे, और भाभी देखती रही कुछ नहीं बोली उसे। जब मैंने कहा कि कुछ तो समझायो तो कहने लगी कि मैं क्या समझायूं दीदी, आप खुद ही समझा लो। माँ अरे मैंने ऐसा कब कहा दीदी। पापा सही तो कह रही सोनी की माँ, अब वो क्या समझाए उसे। सुशील बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने, चाची का क्या बस उस पर हंसते हुए बोला। पापा अरे सुशील तुम अभी तक गए नहीं। सुशील नहीं चाचा जी आज हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि प्रेम और वंश तो ऑफिस चले गए आज छोटे पापा के साथ, और बड़े पापा के साथ करने गया हुआ है पुना, तो मैं और संतोष आज आपके साथ चलेंगे। पापा पुना क्या करने गए हैं भाई साहब। संतोष वो नई मशीन लेकर आए थे तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही, और जब कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी चाहिए तो फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए पापा वहाँ गए हैं। चलो चाची हम चलते हैं। इतना कहकर चले जाते हैं और बुआ जलकुकड़ी की तरह हो जाती है कि भाई साहब ने तो भाभी को कुछ कहा ही नहीं। इधर कोर्ट में केस चल रहा होता है और सोनी अपनी दलील पेश करके कहती है कि खून मैडम रानी ने ही किया और ये रहे इसके सबूत। इतना कहकर सोनी सबूत को पकड़ते हुए अपने विरोधी वकील की तरफ देख मुस्कुराती है और इशारे में कहती है आज भी हारोगे। विकास ऐसा क्या है इन सबूतों में जो आप जज साहब को दिखाकर इतना इतरा रही हैं। इस बात पर सब हंसने लगते हैं। सोनी मेरे काबिल दोस्त शायद भूल गए कि ये कोर्ट है न कि घर जहाँ पर ये इतराना वराना बोल रहे हैं। चलिए आपकी बेताबी में दूर कर देती हूँ। एरोरन इसमें है टेप रिकॉर्डर जो मिस्टर माथुर हमेशा अपने आप रखते थे उम्र के इस पड़ाव में, और मैडम रानी से तालाक के बाद वो बहुत अकेले हो चुके थे। उनको अब किसी पर भरोसा नहीं रहा था, क्योंकि घर पर न तो कोई बच्चा था और न कोई और ऐसा था जो उनका ध्यान रख पाता। और वैसे भी जब से रानी के भाई का खून हुआ तब से वो अपने पास टेप रिकॉर्डर जरूर रखते थे, और तभी से उन्होंने घर में कैमरा लगवा लिए थे। जब भी कोई शक की बात लगती तो वो टेप रिकॉर्डर ऑन कर देते थे। उस दिन जब मिस्टर माथुर की मां घर से गई थी तब रानी जी वहां आई और उन्होंने घर का दरवाजा खटकाया, और जब दरवाजे की आवाज सुनी तो मिस्टर माथुर चौंक गए कि मां तो अभी घर से गई है तो कौन आ गया। उन्होंने अपने कैमरा ऑन किया और देखना चाहा तो कैमरा चला ही नहीं। इस बात पर उनको शक हुआ और उन्होंने पूछा कि कौन है, तो रानी जी बोली कि मैं रानी हूँ, दरवाजा खोलो मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बारिश भी हो रही। मिस्टर माथुर ने दरवाजा तो खोला पर उनको शक था कि कोई गड़बड़ है, पर उन्होंने ये बात जताई नहीं। रानी अंदर आकर रसोई में चली गई और बोली प्यास बहुत लगी है माथुर जी, पानी पी लूं मैं थोड़ा सा। पी लो पानी, लेकिन तुम इतनी बारिश में कहाँ जा रही थी। इतना पूछते हुए उन्होंने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। वो आज चाचा जी इधर ही आ रहे थे और मुझे भी इधर ही काम था, इसलिए मैं आ गई तो देखा कि बारिश की वजह गाड़ी बंद पड़ गई। अब आप लोग ये टेप रिकॉर्डर में आवाज सुनिए। अरे रानी तुमने ये चाकू क्यों उठाया है। मिस्टर माथुर बोलते हैं इसी चाकू से तुमने मेरे भाई का खून किया था, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं था ना इसलिए। रानी बोलती है मैं क्यों मरूंगा तुम्हारे भाई को, जबकि अब तो हमारा को रिश्ता ही नहीं बचा, तो मैं क्यों मरूंगा।
तुम मेरे करीब मत आयो रानी, मुझे लग जाएगा ये। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने मरवाया है तो तुम पुलिस पकड़वा दो, पर मरो मत मुझे। अब क्यों गिड़गिड़ा रहे हो तुम? अब क्यों रो रहे हो? मेरा भाई भी ऐसे ही रोया था न, वो भी ऐसे ही तड़पा होगा। इतना कहकर रानी चाकू माथुर को मार दिया और 3-4 वार किया, जिससे माथुर मौके पर ही मर गया। और अब खुद रोती है और बोलती है, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुमको दे दी और तुमने इतना मारा, मेरी बेटी को भी मार दिया और अब भाई को भी। तुम इंसान नहीं बल्कि दरिंदे थे। तभी पीछे से कोई आ जाता है और बोलता है कि ये क्या किया तुमने रानी, चलो यहाँ से कोई आ जाएगा। मैंने मार दिया चाचा जी, इसे मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। तुम चलो यहाँ से, इसका इल्ज़ाम इसकी पागल माँ पर आ जाएगा, तुम चलो यहाँ से। और तभी टेप रिकॉर्डर से आवाज़ आना बंद हो जाती है। सोनी बोलती है कि टेप रिकॉर्डर में हर एक चीज़ रिकॉर्ड हुई। जब माँ घर पर आई तो हफ्ता दफ्ती में टेप रिकॉर्डर पर ध्यान ही नहीं गया और न ही हमारी पुलिस ने इस पर गौर किया। विकास, वॉइस किसी की भी हो सकती है, कोई चाल या साजिश भी हो सकती है। फिर सोनी बोलती है कि मेरे पास कैमरा की रिकॉर्डिंग भी है, जो घर में एक गुप्त कैमरा लगा हुआ था, जिस बारे में सिर्फ मिस्टर माथुर ही जानता था और कोई नहीं। इस बारे मैंने कल खुद पर्सनली चेक किया है, चाहे तो कैमरा की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, सोनी ने सीडी पकड़ते हुए कहा। वीडियो में साफ दिखा जो कुछ टेप रिकॉर्डर में हुआ। दैट्स इट एरोरन, सोनी रानी को कहती है, सच को चाहे जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करो, पर सच ऐसी रोशनी है जो बाहर निकलने की राह बना ही लेता है। सच कभी हारता नहीं। एरोरन, रानी के भाई का खून माथुर नहीं बल्कि रानी के चाचा जी ने किया। अपनी जायदाद के लालच में आप झूठ बोल रही वकील साहिबा। मेरे चाचा जी कभी कभी इतना घिनौना काम नहीं कर सकते। कोई बाप अपने बेटे का खून नहीं कर सकता। माँ बाप सिर्फ प्यार दे सकते हैं, उन्हें मार नहीं सकते, रानी कहती है। अच्छा, आपके चाचा न तो आपके पापा हैं और न ही आपकी माँ, फिर भी आपको वो नहीं मार सकते क्योंकि उन्होंने आपको पाला है। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि जिस माँ ने जन्म दिया वो अपने बेटे को मार देगी? तरस आता है मुझे आप पर कि आपने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो आपके भरोसे के लायक नहीं था। इतना सुनकर रानी एकदम हैरान हो गई और वही पत्थर की मूर्त बन गई। मैं मानती हूँ कि माथुर एक अच्छे बंदे नहीं थे, पर उनको मार गलत बात थी। जो कानून को नहीं मानता उसे इस समाज से अलग कर देना चाहिए। और मिस्टर विकास, माँ चाहे जितनी मर्जी पागल हो पर अपने बेटे को कभी नहीं मार सकती, और बीवी जितनी मर्जी वफादार हो अपने मायके के खून को कभी नहीं भुला सकती। यही सच है और यही दस्तूर है। वो कहावत नहीं सुनी कि मायका कुत्ता भी बहुत प्यारा होता है? जफोर नामी वकील। जज, मिस सोनी के सबूतों और गवाहों से ये साफ हो गया है कि कसूरवार माँ जी नहीं बल्कि मुजरिम रानी है। रानी और रानी के चाचा को अदालत 10 साल सजा सुनते हैं और पुलिस को भी हदायत दी जाती है कि मुजरिमों के साथ नरमी न बरती जाए। द कोर्ट इज अर्जेंट। विकास, बधाई हो, फिर से केस जीत गई आप। अपने ब्लैक कोट को अपनी बाह पर रखता हुआ बोलता है। सोनी, पुरानी आदत है केस जीतने की, पर आपको भी मानना पड़ेगा कि इतनी बार हार चुके हो मुझसे, पर अभी तक थके नहीं हो। वैसे तुम्हें भी बधाई केस हारने की, सोनी फाइल उठाती हुई बोलती है। विकास, एक दिन तो मैं तुमसे केस जीत कर ही रहूंगा, सोनी की तरफ देखकर कहता है। सोनी, वो सपने नहीं देखने चाहिए जो पूरे न हो, हंसते हुए कहती है। विकास, सपना नहीं, सच में तुमको हरा कर ही रहूंगा, विकास गुस्से में कहता है। सोनी, तो उसके लिए तुम्हें सच बोलना पड़ेगा विकास, क्योंकि झूठ कभी जीतता नहीं बल्कि झूठ की सच के सामने कोई औकात नहीं होती है। और मैं सच हूँ विकास। सोनी, सच है और सच सोनी है, क्योंकि सच कभी हारता नहीं, यही मेरी पहचान है, सोनी एटीट्यूड में कहती है। और अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि आपकी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहते हुए सोनी चली गई। गाड़ी में बैठकर सोनी किसी को फोन करती है और कहती है कि कहाँ खड़े हो? मैं उन ये हूँ ऋषि। आगे से ऋषि कहता है कि मैं रास्ते में हूँ, तुम आ जाओ, फिर एक साथ चलते हैं। ठीक, मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। इतना कहकर सोनी फोन काट देती है। थोड़ी देर में सोनी ऋषि के पास पहुँच जाती है। आ जाओ ऋषि, बैठ जाओ। ऋषि बैठ जाता है और सोनी पूछती है कि बैग में क्या? ऋषि, तुमने ही तो कहा था कि तुमने कुछ खाया नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था। वैसे तुमने फोन क्यों किया था? सोनी, अरे मैं खाना खाने ही जा रही थी, भूख बहुत लगी थी। ऋषि, मुझे पता था कि तुझे भूख लगी होगी इसलिए कोर्ट में लेकर आ रहा। अच्छा हुआ तेरा आगे से फोन आ गया। चल कहीं गाड़ी रोक ले और खाना खा ले पहले। सोनी, हाय, थैंक यू सो मच माय डार्लिंग, तूने बनाया है खुद? ऋषि ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर खोल, डब्बा में रोकती हूँ। सोनी गाड़ी को एक जगह पार्क करते हुए कहती है।
गाड़ी रोककर सोनी हाथ मलते हुए खाने की तरफ हो जाती है और रोटी से एक बाइट तोड़कर आलू और गोभी की सब्जी लेकर खाती है। आहा, क्या खाना बनता है, तू मजा आ गया। बहुत भूख लगी थी यार, तू मानेगा नहीं। ऋषि, क्यों लड़ती हो, सबसे आंटी परेशान हो जाती है। या तो लड़ा मत कर या फिर खाना मत छोड़ा मत कर। सोनी, अरे मैं नहीं लड़ती, वो ही शुरू करती है और न चाहते हुए भी मेरे मुंह से सच निकल आता है। क्योंकि तुझे तो पता ही है कि सोनी ही च है और सच ही सोनी है। और यार मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी क्योंकि मैंने माँ के साथ भी खाना है। उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, कुछ बुरा मत मानना। ऋषि, अरे नहीं, गुस्सा किस बात का, अच्छा है माँ के साथ खाना खाओगी तो फिर मुझे यहीं उतर दे क्योंकि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पक्का चला जाएगा ना? सोनी उंगली चाटती हुई पूछती है। हाँ बाबा, मैं चला जाएगा पक्का। इतना कहकर सोनी डब्बा पैक करके ऋषि को पकड़ा देती है और उसे वहीं उतर कर और बाय करके चली जाती है। इधर सोनी घर पहुंचने वाली होती है तो बुआ आज सुबह से ही सोनी माँ के खिलाफ दादी के कान भर रही थी। बातें सुनकर दादी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि छोटी की भी जुबान चलने लगी। बुलाना तो जरा उसे, हम भी पूछे कि क्या बात है उसे। बुआ सोनी की माँ को ऊपर से आवाज लगाती है और बोलती है कि भाभी आपको माँ बुला रही है। माँ आवाज देती है, आ रही हूँ दीदी। इतना कहकर माँ दूध की गैस कम करके ऊपर चली जाती है। माँ, हाँ जी माँ जी, आपने बुलाया, बोलिए क्या काम था। बुआ, क्या बात है भाभी, बड़ी जल्दी में लग रही हो। माँ, हाँ दीदी, वो गैस पर दूध चढ़ाया हुआ है न इसलिए। सोनिया, अजेगी तो उसे पिला दूंगी। दादी, क्यों री इतनी जुबान चलती है उसकी, क्या मिला कर दे रही हो उसे दूध में, आजकल इतना बोली है वो आज बेटी को और तुमने कुछ कहा भी नहीं। नहीं माँ जी, आप तो जानती हो कि थोड़ी मुंह फट है वो। आ जाने दो, मैं उससे बात करती हूँ। सुबह भी मैंने उसे कहा था कि बुआ से सॉरी मांगे पर वो गुस्से में चली गई। बुआ, झूठ न बोलो भाभी, वहाँ तो तुम कुछ भी नहीं बोली। माँ, तो आपने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया क्या? दादी, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, चिल्लाते हुए दादी बोली और माँ पर हाथ उठा दिया। सोनी की दादी सोनी की माँ को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी सोनी आ जाती है और दादी का हाथ पकड़ कहती है कि वैसे तो दिल की मरीज हो तुम, खाया तुमसे जाता नहीं, सोया तुमसे जाता नहीं, और चला भी नहीं जाता, बल्कि बोला भी नहीं जाता तुमसे, और हाथ उठाया जाता है तुमसे अभी यही, अगर तुमको धक्का दे दे तो भगवान को प्यारी हो जयोगी चली हो थप्पड़ मारने। इतना कहकर सोनी जोर से अपनी दादी का हाथ झटकती है और दादी पीछे को खिसक जाती है। सोनी की माँ चिल्लाती है और बोलती है, माँ जी संभालो। सोनी तभी अपनी माँ की बाजू पकड़कर रोक लेती है। हाँ बुआ, क्या बोल रही थी तुम? माँ बस कर दे सोनी, न बोल, अब दादी से माफ़ी मांग वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। सोनी, अबे चुप रहो माँ तुम थोड़ी देर। हाँ तो बुआ, क्या बोल रही थी तुम? तुम्हें पता है कि तुम कहाँ खड़ी हो? मायका है शायद तुम्हारा ये है ना? बुआ, हाँ में सिर हिलती है। तुम विधवा हो माना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर अपने ससुराल में नहीं हो इस बात में तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी मर गई, बेटा छोड़कर चला गया, ससुराल वालों ने निकल दिया तुम्हारी अपनी बदौलत, तुम बेघर हुई अपनी बदौलत, दर दर की ठोकरें खाने लगी अपने बदौलत, और इस घर में तुझे कौन लेकर आया? मेरी माँ लाई ना आपको यहाँ, तो उसी का घर बर्बाद कर रही हो ना तुम, शर्म नहीं आती क्या तुमको? डूब के मर क्यों नहीं जाती हो तुम? सोनी गुस्से में चिल्लाती है। इतना सुनते ही सोनी की माँ जोर से थप्पड़ मार देती है सोनी के और कहती है, बस कर दे अब बेटा, कितना जहर उगलोगी तुम? अरे ये बातें तो हमने अपने सपने में भी नहीं सोची, जो तुमने इतना कुछ बोल दिया। किसके घर की बात कर रही हो तुम? दीदी कोई और नहीं बल्कि इस घर की बेटी है। रोती हुई कहती है। हाँ माना कि थोड़ा कड़वा बोलती है तो क्या हम घर से निकल दे उसे? सोनी, मेरी बच्ची, कड़वा तो तुम भी बहुत बोलती हो, तो क्या मैं तुम्हें घर से बाहर निकल दूँ? मैं सच बोलती हूँ इसलिए कड़वी लगती हूँ, पर ये तो तुमको बस कर सोनी, सच कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं ये तो सीख। ऐसे सच का क्या फायदा जो किसी का दिल दुखाए? अभी के अभी माफ़ी मांग दोनों से, अभी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। टी समझिए, आप ये लोग आपकी अच्छाई के लायक नहीं हैं। मत करो इन पर अपने इमोशन इन्वेस्ट, लॉस होगा आपको प्लीज़, सोनी माँ को समझाते हुए कहती है। माँ, मैं तेरे जैसी नहीं जो नफ़ा नुकसान देखूँ, मांग लो माफ़ी इनसे, क्यों अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? प्लीज़ मांग लो माफ़ी। सोनी, माफ़ी मांगे मेरी चपल माँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जो कहा सच कहा। सच न तो जगुप्ता है और न ही हारता है और शर्म भी नहीं करता। और बुआ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो, और दादी बिना सोचे समझे अगर मेरी माँ पर हाथ उठाया तो सच की कसम आप दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। सोनी ने आंखें निकलते हुए अपनी उंगली दोनी की तरफ हिलाते हुए गुस्से में कहा। पापा, सोनी गुस्से में जोर से बोलते हैं।
ऐसे बात की जाती है अपने बड़ों से सोनी की और गुस्से में देखते हुए बोलती है। सोनी सोनी अपने पापा की आंखों में आंखें मिलाती हुई कहती है, मैं जानती हूँ कि बड़ों से कैसे बात की जाती है और कैसे नहीं, पर अगर बड़े अपनी हदें और मर्यादा भूल जाए तो उनको समझाना पड़ता है, और वही मैं कर रही थी। सोनी गुस्से में और दांत पिचते हुए दबे हुए बोल रही थी। संतोष, तुम ऐसा बात नहीं कर सकती चाचा जी से। सोनी, मुझे किससे कैसे बात करनी है आपको बताने की जरूरत नहीं है। दादी ने माँ पर हाथ उठाना चाहा, मैंने रोका तो क्या गलत किया हमने? और ये सब हुआ आपकी प्यारी बुआ की वजह से, जो सारा दिन चुगलियों की दुकान खोलो बैठी रहती है। संतोष, चाची हमारी भी माँ है, उनके साथ ऐसा हो हम भी नहीं चाहेंगे। इस बात पर संतोष जोर से बोलता है कि अगर ऐसा है तो हम बड़े सुलझा लेंगे, तुमको बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। संतोष ने गुस्से में जोर से कहा। सोनी सोनी उसकी आवाज़ सुनकर डर जाती है, पर खुद को संभालते हुए कहती है कि मेरी माँ है वो, और उसके लिए बोलने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और आप क्या चाहते हैं कि दादी माँ को मारती और खड़ी देखती कि आयो भैया आकर सुलझाओ? ऊंची आवाज करके मुझे डराने की जरूरत नहीं है। सोनी भी गुस्से में कहती है, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कहकर सोनी रूम से बाहर जाने लगती है। अभी वो एक ही पैर बाहर रखती है कि तभी संतोष बोलता है कि दादी आपको चाची ही मिली थी, वो तो सोनी की माँ है, उनको नहीं मार सकते आप मेरी माँ को मार लेती या फिर बड़ी माँ को, कोई उफ भी नहीं करता। सोनी की माँ को क्यों बोले आप? आपको पता तो है कि सोनी कैसी है? इतना सुनकर सोनी की माँ और संतोष की माँ और बड़ी माँ बड़ी हैरानी से संतोष की ओर देखने लगती हैं। तभी ये सब सुनकर अंदर आ जाती और बोलती है कि अरे वाह भैया, मुझे नहीं पता था कि आप बात इतने अच्छे से सुलझा लेते हैं। वैसे आपसे यही उम्मीद थी मुझे, इससे ज़्यादा आप कर भी क्या कर सकते हैं। और रही बात मेरी माँ की, छोटी माँ की या बड़ी माँ की, तो ये तीनों मेरी माएँ हैं, और इन तीनों पर अगर आँख भी उठाई तो बुरा हाल कर दूंगी। हाथ उठाना तो दूर की बात रही, इन तीनों पर ही नहीं बल्कि अगर आपने अपनी बीवी को भी कुछ कहा तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूँगी। इतना सुनकर तीनों माएँ बहुत खुश हो गई और संतोष को चेतावनी देकर बाहर चली, और संतोष गुस्से में लाल पिला हो गया। इतना सुनकर पापा ने सबको कहते हैं कि अपने अपने कमरे में जाओ, मुझे सोनाली और माँ से कुछ बात करनी है। पापा, सोनाली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अपनी ही भाभी के खिलाफ माँ के कान भरे तुमने। देखो तुम्हारी इस बेकार और छोटी हरकत की वजह से कितना हंगामा हो गया घर पर। सोनाली, सुबह सोनी बहुत उल्टा बोली थी, उसी गुस्से में हम ये कर बैठे, हमें माफ़ कर दीजिए भैया, हमें नहीं पता था कि माँ भाभी पर हाथ ही उठा देंगी। दादी, जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ और अब मुझे दोष देती हो। पापा, बस करें माँ, आप क्या बेसमझ हैं या छोटी बच्ची जो अपनी बेटी को नहीं जानती? जब 5 गलती माँ बेटी की है। पापा, सोनाली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अपनी ही भाभी के खिलाफ माँ के कान भरे तुमने। देखो तुम्हारी इस बेकार और छोटी हरकत की वजह से कितना हंगामा हो गया घर पर। सोनाली, सुबह सोनी बहुत उल्टा बोली थी, उसी गुस्से में हम ये कर बैठे, हमें माफ़ कर दीजिए भैया, हमें नहीं पता था कि माँ भाभी पर हाथ ही उठा देंगी। दादी, जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ और अब मुझे दोष देती हो। पापा, बस करें माँ, आप क्या बेसमझ हैं या छोटी बच्ची जो अपनी बेटी को नहीं जानती? दादी, कुछ भी कह, पर तेरी बेटी ने बोला तो गलत है, उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेरी बेटी अगर अपने घर होती तो आज इतना सुनना पड़ता उसे, जितना आज जलील किया है न तुम्हारी बेटी ने। देखना सारी जिंदगी खुश नहीं रहेगी वो, देखना। तुम इतना कहकर वो रोने लग जाती हैं और बुआ भी रोने लग जाती हैं, रोते हुए दिल से बदुआ ही निकलती हैं। पापा, सोनी के बोलने का तरीका गलत था, मैं उससे बात करूंगा, आप रोना बंद करो। छोटे पापा, क्यों, क्या गलती है उसकी जो उसे समझाओगे? गलती तो इन दोनों माँ बेटी ने की है, उसकी क्या गलती है जरा बताना मुझे। दादी अपनी बेटे की तरफ देखने लगती हैं। दूसरी बेटी पर हाथ उठाते हुए, शर्म तो नहीं आई होगी आपको, हना माँ? सोनी ने कुछ गलत नहीं किया, तुम बताओ छोटे, अगर कोई हमारी माँ पर उठाए तो क्या हमें अच्छा लगेगा या हम चुपचाप देखते रहेंगे क्या? सोनाली, तुम बताओ, जब तुम्हारी सास तुम पर हाथ उठाती थी तो क्या तुझे अच्छा लगता था या फिर माँ तुमको अच्छा लगता था क्या, जो आज तुम गायत्री पर हाथ उठाने जा रही थी? इतना सुनकर दोनों ने अपनी आंखें झुका लेती हैं। अपनी ही पोती को श्राप दे रही हो, हद करती हो। सोनाली, इस घर में गायत्री की वजह से है और ये घर और परिवार सोनी की वजह है, भूल गई तुम? इतना बोलकर छोटे पापा गुस्से में बाहर चले जाते हैं और उसके पीछे ही पापा भी बाहर चले जाते हैं। दादी, हमने गलत कर दिया सोनाली, सोनी के कहने का तरीका गलत था, पर अब तेरा भाई भी तो वही कह कर गया है। हाँ माँ, सोनी की बातें इसलिए बुरी लगी क्योंकि उसने भाभी के सामने भाभी के लिए कही।
इसीलिए शायद उसकी बातें हमें ज़्यादा चबी। हम जितना मर्जी बोल ले, माँ बहू बेटी ही होती है और बहू बहू ही रहती है। हम बहू को कभी भी बेटी का दर्जा नहीं देते। जितनी मर्जी बहू अच्छी हो, सास अपनी बेटी की बात सुनती है, चाहे उसकी बेटी झूठ ही क्यों बोले। सोनाली दुखी होते हुए बोली। ये सब बातें सुन लेती है और कहती है कि क्या है सोनी में ऐसा जो वो गलत करे तो वो भी सही हो जाता है। मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ, सबसे प्यार से रहती हूँ, पर ये सब है कि सोनी के ही गुणगान करती रहती है। चलो अब चलती हूँ। इधर सोनी सुशील के कमरे जाती है और बहुत गुस्से में होती है और सुशील के गले लग जाती है और बोलती है कि भाई इतनी कोशिश करती हूँ कि गुस्सा न करूँ, पर फिर ऐसा कुछ हो जाता है, मैं कंट्रोल से बाहर हो जाती हूँ। मैं जानबूझकर नहीं करती ऐसा, आज बुआ को बहुत ज़्यादा बोल गई मैं। भाई सुशील बैठो यहाँ पर, तुम अंदर से इतनी नर्म दिल की हो तो मुँह से क्यों जहर उगलती हो? जब जहर तुमसे संभल नहीं रहा तो क्यों बुरी बन रही हो? सोनी मैं हूँ ही बुरी भाई, अपने गुस्से के आगे मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। क्या करूँ? सुशील जा उनसे माफ़ी मांग ले, उनसे कुछ नहीं होगा। बेटा जो तू बोलती है तब दिल टूट जाता है, अगर उसी मुंह से तू सॉरी बोलेगी ना तो दिल जुड़ता तो नहीं, पर मरहम जरूर लग जाती है। समझो मेरी बात, तुम बेधड़क बोलो पर खुद को संभालो भी। सोनी क्या करूँ, ऐसी ही हूँ मैं। सुशील कोई ना, तुमको बदलने वाला भी जल्दी आएगा और जब वो आएगा ना तो तुम उसके प्यार में एकदम निखर जाओगी। सुशील ने हंसते हुए कहा। सोनी पता नहीं वो मुझे बदलेगा या मैं उसे बदल दूंगी। सोनी हंसती हुई कहती है। इतना कहती ही है कि तभी सोनी को फोन पर कोई कुछ कहता है तो वो सीरियस हो जाती है। सोनी फोन काट कर कहती है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, फिर पता नहीं मिलना हो या नहीं। सुशील ऐसा क्यों कह रही हो तुम? फिर सोनी की तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं नहीं सोनी अब नहीं। सोनी हाँ में सिर हिलती है और सुशील कहता है कि क्यों बनना है अब तुमको एजेंट, छोड़ दो ना अब इस जॉब को, वकालत से काफ़ी नाम तो कम चुकी हो तुम। सोनी अपनी बाहें सुशील की बाहों में डालती है और बोलती हाँ हाँ चलो खाना खा लेते हैं। इतना कहते हुए सोनी सुशील को बाहर की तरफ खिंचती हुई कहती है। फिर वो सुशील को इशारा करके चली जाती है। सोनी ऊपर चली जाती है और दादी के कमरे में जाकर अंदर से कमरा बंद कर लेती है और फिर वो बुआ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है बुआ बुढ़िया का माथा ज़्यादा गर्म है क्या? बुआ सोनी की तरफ हैरानी से देखती है और नकली गुस्सा दिखाती है। मुझे नहीं पता, खुद ही देख लो गुस्सा है या नहीं, बुआ ने मुंह फेरते हुए कहा। सोनी बुआ को पकड़कर दादी के पास बेड पर बिठा देती है। मुझे पता है बुआ, मैं आज बहुत ज़्यादा बोल गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर आपने ऐसा क्यों किया? बुआ सॉरी बेटा, बस पता नहीं कैसे और क्यों हो गया, पर प्रॉमिस अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा पक्का। बुआ सोनी के सिर पर हाथ रख कर कहती है। सोनी मुस्कुरा कर कहती है कि बुआ मैं भी ध्यान रखूंगी कि गुस्सा न करूं, हाँ थोड़ा मुश्किल है पर कोशिश करूंगी। बुआ मुस्कुराने लग जाती है। अब बुआ दादी को बोल कि मुझसे माफ़ी मांगे। क्यों, मैं क्यों मांगूं तुझसे माफ़ी? दादी नकली गुस्सा करती हुई बोलती है। क्यों नहीं मांगोगी माफ़ी? सोनी रुठते हुए बोलती है। मेरी माँ पर हाथ तो तुमने ही उठाया था न, तो तुमको ही माफ़ी मांगनी चाहिए न। क्यों बुआ, क्या कहती हो? सोनी बुआ को इशारा करते हुए बोलती है। हाँ हाँ, माँ को कोई थप्पड़ मारे तो दूसरों को मार दोगी तुम, पर हमें कोई चाहे गोली मार दे तब तो नहीं बोलती तुम। दादी इतरा के बोलती हैं। मजाल है क्या किसी की जो तुम्हें गोली मरेगा, मैं न मार दूँ उसे गोली तो दूर हाथ लगा कर तो दिखाए। सोनी पूरे हुक्म से और रोहब से कहती है। इतना सुनकर दादी हंसने और रोने लग गई। सोनी दादी के गले लग गई और बोली मुझे माफ़ कर दी दादी, पता कल को रहूँ या न रहूँ। दादी बोली क्यों, तू कहाँ जा रही है जो ऐसा बोल रही है? मरे तेरे दुश्मन। दादी प्यार से कहती है न बोल दादी, ऐसे कही तू ही न मर जाना। सोनी हंसती हुई बोलती है चल अब मैं नीचे जाती, खाना खाने के लिए आ जा। इतना कहकर सोनी नीचे चली जाती है और सोनी की माँ उसे देख लेती है और इशारे में पूछती है कि सब ठीक है, तो सोनी भी इशारे में कहती है कि हाँ ठीक है। सब खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और बड़े पापा भी आ जाते हैं, तो खाना परोसते हुए सोनिया सोनी को कहती है कि सोनी तुमको दादी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी बड़े पापा पूछते हैं कि क्यों, क्या हो गया जो सोनी को माफ़ी मांगनी चाहिए? तो सोनिया ने सब कुछ बता दिया। बड़े पापा गुस्से में आ गए और बोले कि सोनी ये कैसा तरीका है बड़ों से बात करने का? सोनिया मुस्कुराने लगी और ये मुस्कुराहट सुशील ने देख ली।
तभी दादी बोली, ये हमारे और हमारी पोती के बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। इतना कहकर सोनी को दादी कहती है, बेटा तुम खाना खाओ, पूरा इतरा के कहती है और सोनिया को कहती है कि तुम मुंह बंद रखा करो। सोनिया दादी के इस रवैये को देखकर सोनिया सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि अभी तो गुस्से में थी, अब क्या हो गया। इसी पर सोनी को फोन आ जाता है और वो फोन उठती और कहती है, हम आधे घंटे में आ रहे हैं। कहाँ जाना है? सोनी माँ ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, बस जल्दी आ जाओगी, सर ने बुलाया है। सोनी उठती हुई बोलो और भाग गई। ये लड़की न कुछ नहीं बताती, सोनी की माँ कहती है। तभी सोनिया दादी का रूम नोक करती है और दादी की आंख खुल जाती है। बुआ और दादी सोई हुई होती हैं। सोनिया रूम के अंदर जाती है और कहती है, ये कौन सा वक्त है दादी सोने का? दादी देखती है और कहती है, अरे वो सब सपना था सोनी, मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आई। कितना अच्छा सपना। इतना सोचकर दादी के सपने के बारे में सोचने लग जाती है कि तभी सोनिया कहती है कि दादी आ जाओ, कहाँ खोई हुई हो तुम। इतना कहकर सोनिया दादी को उठती है और नीचे लेकर जाने लगती है कि तभी दादी कहती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक सोनी मुझसे माफ़ी नहीं मांगती। ठीक है दादी, मैं बात करूँगी उससे, आप चलो। माँ सबको खाना परोसती है और सब खाना खाने ही लगते कि सोनिया सोनी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, खाना बाद में, पहले दादी से माफ़ी मांगो। इस बात पर सब सोनिया की तरफ देखने लगते हैं और सोनिया से अपना हाथ छुड़ाकर सोनी कड़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं मांग लेती हूँ माफ़ी, पर एक शर्त पर। सोनिया सोनी की तरफ देखती है और कहती है कि पहले तुम दादी से कहो कि माँ से माफ़ी मांगे। अगर दादी माफ़ी मांग लेती है तो मैं अभी माफ़ी मांग लेती हूँ। सोनिया हैरानी से दादी की तरफ देखने लगती है पर कुछ बोलती नहीं। क्या हुआ? सोनिया दादी के आगे जुबान नहीं चलती क्या? सोनी सोनिया को ताना मारते हुए कहती है, मेरा हाथ पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत इसलिए है क्योंकि तुम समय ब्लड की हो और ये हक मैंने तुम्हें दिया है। ये हक मैं वापस भी ले सकती हूँ। अगर दोबारा मेरा हाथ पकड़ा तो कैसी औलाद हो तुम कि अपनी माँ पर जो हाथ उठा रहा था उससे मुझे माफ़ी मांगने के लिए कह रही हो? अगर तुम अपनी माँ के लिए कड़ी नहीं हो सकती तो तुम किसी काम औलाद नहीं हो। दादी मांगे मौँ से माफ़ी तो मैं भी मांग लूंगी, वो भी पैर छूकर मांगी माफ़ी। दादी बड़ी है मुझसे, मुझे कोई श्रम नहीं, पर पहले दादी को माफ़ी मांगनी होगी। समझ में आया तुमको सोनिया? सोनी ने दादी की ओर देखकर जोर से ऊंची आवाज में कहा, दादी जब तक तुम माफ़ी नहीं मानोगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। सोनी, अगर आप इस जिद पर हैं तो मेरी भी जिद है कि जब तक आप माँ से माफ़ी नहीं मांगोगी तब तक मैंने खाने को देखूंगी भी नहीं। ये सोनी ठाकुर कहती है। दादी, ये जो ठाकुर बोल रही हो न, वो नाम मेरे पति ने दिया है, ये पहचान मैंने ही दी है तुम्हें। सोनी, नहीं दादी, ये नाम मेरी पहचान नहीं है बल्कि मेरा काम मेरी पहचान है, ये तुम अच्छे से जानती हो। और अगर फिर भी तुमको ये वेहिया है तो ये वेआई निकल दो दिमाग से आज से, अभी से। सोनी ये डिक्लेयर करती है कि सोनी ठाकुर अब से सिर्फ सोनी है। इतना कहकर सोनी अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे सुशील और बाकी सब। माँ, अभी ये बात करनी जरूरी थी क्या? सोनिया माँ की तरफ हैरानी से देखती हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से ये आज तक मेरे दिल में जगह नहीं बना पाई, सोनी के पापा कहते हैं। इतना कहकर सब रूम में चले जाते हैं। 3-4 दिन निकल जाते हैं। सोनी ने कुछ नहीं खाया होता और दादी ने भी, पर वो चोरी छुपे खा लेती थी। सोनी सुशील के कमरे में जाती है और कहती है कि क्या हालत कर रखी है अपनी, चलो खाना खाओ आकर। सुशील, रहने दे सोनी, तेरे बिना तो खाना भी फीका लगता है। सोनी, तो भाई मैं खाना खाऊंगी आपके साथ, मेरे लिए तुम जरूरी हो, मेरा ईगो नहीं। इतना सुनकर सुशील सोनी की तरफ देखने लगता है। नहीं मेरी गुड़िया, तुम्हें ये जंग जितनी है। सुशील सोनी को प्यार से कहता है। तो फिर खाना खा लो आप भाई। सुशील बात सुनकर बाहर आ जाता है और खाना खाने ही लगता है कि तभी दादी उसके आगे से थाली उठा लेती है। सुशील, दादी थाली दे दो, भूख लगी है। सुशील ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। दादी तो सोनी को बोलो मुझसे माफ़ी मांगे, दादी ने ब्लैकमेल करते हुए कहा। सुशील, मैं क्यों कहूँ दादी, प्लीज़ मुझे थाली दो, बहुत भूख लगी है। ये देखकर बड़ी माँ को बहुत गुस्सा आया पर वो कुछ बोल न सकी।